सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू AIB एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम बात करते हैं अपनी क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो इससे पहले वाले चैप्टर्स के अंदर हमने बेसिकली पढ़े प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके अंदर भी हमने मैनेजमेंट को ही समझा था, बट उस मैनेजमेंट के अंदर कहीं भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, काम का इन्वॉल्वमेंट था और इवन अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट था, एनवायरमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो बिजनेस के अंदर पैसा आता है वो कैसे आता है, कहाँ पर लगता है, किस तरीके से उसके डिसीजन होते हैं, क्या प्लानिंग होती है। इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक वन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले जैसे इसके नाम के अंदर ही हमें मतलब समझ में आ रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आखिर होती क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि पैसों का इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पर हम वो प्लानिंग करते हैं जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर एक इफेक्टिव यूज ऑफ मनी कर सकें, यानी अपने पैसों का सही तरीके से उपयोग करें। कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर डिविडेंड देना है, कहाँ पर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, फिक्स एसेट्स परचेज करने हैं, करंट एसेट्स पर खर्च करना है, मतलब सभी कुछ, यानी कि पैसों का अच्छे तरीके से उपयोग ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। तो इट रेफर टू दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न्ड विद द इफेक्टिव यूज ऑफ मनी। और साथ ही साथ जब हम ये डिस्कस ही करते हैं कि जब हम अपने पैसों का एक इफेक्टिव यूज ऑफ मनी कैसे कर रहे हैं, तो हमारे पास तीन सवाल आते हैं। तीन सवाल क्या है? पहला आता है कितनी मांग है, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, मुझे पैसों की कितनी ज़रूरत है। प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स यानी कितनी खरीद है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कितना उपयोग है। तो यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें कितना पैसा चाहिए, हमें कितना पैसा चाहिए, कितना हमारे पास है और उस पैसे का कितना उपयोग हो रहा है। ये सबसे बड़ी प्लानिंग होती है और इसी के चलते हुए हम सभी चीज़ों को डेवलप करते हैं, रिसोर्सेज को मॉडिफाइड करते हैं और इवन सभी चीज़ों को हम बेहतरीन तरीके से चलाते हैं। तो तीन चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये। अब हम ये सब बात जो कर रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब इफेक्टिव यूज ऑफ मनी, हम ये देख रहे हैं कि कितनी मांग है, कितनी खरीद है और कितना उपयोग हो रहा है। तो इसकी आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, वजह क्या है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास है हेल्प्स टू फेस द इवेंचुअलिटीज, यानी कि आने वाले समय के हालातों को संभालने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आप इससे पहले वाले चैप्टर्स में पढ़कर आए हो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि टोटली आपका फ्यूचरिस्टिक बेस है, यानी कि फ्यूचर में क्या क्या एनवायरनमेंट आपकी बिजनेस को इफेक्ट करने वाले हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो सभी चीज़ों को हम डिस्कस करते हुए आए थे। तो आप खुद सोचो कि ये जो हमारे पास एनवायरनमेंट है ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं ना बिजनेस को। तो इन सारे हालातों से निपटने के लिए हम प्रोविजंस बनाते हैं, हम अपनी पहले से तैयारी करते हैं, अपनी चीज़ों को डेवलप करते हैं, डेटर्स को डेवलप करते हैं और अपने एसेट्स को अच्छा करते हैं। तो हेल्प टू फेस द इवेंचुअलिटीज। नेक्स्ट है हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस सरप्राइज एंड शॉक्स, यानी कि आने वाले समय में कोई भी मेरे ऊपर प्राकृतिक आपदा आ सकती है, कोई भी एक अलग ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया था। अब वो अंदाज़ा ना लगाई हुई चीज़ अच्छी भी हो सकती है तो बुरी भी हो सकती है, बट अगर मैंने पहले से ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रखी होगी तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट परफॉर्म कर रखी है। तो ये अवॉइड करता है बिजनेस की सरप्राइज को एंड शॉक्स को जो हमें मिलने वाले हैं। फिर आता है हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन। जैसा कि आपने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, पहला रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो यहाँ पर हम ये अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर किस डिपार्टमेंट को कितने पैसे की ज़रूरत है, उसके पास कितना पैसा है और वो उन पैसों का किस तरीके से यूज़ कर रहा है। दैट्स ऑल अबाउट दिस डिस्कशन इन बिफोर प्लानिंग। तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट हैं, मार्केटिंग है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है और साथ ही साथ जो हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट है, मतलब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने के लिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसमें हेल्पफुल रहती है। फिर हेल्प इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फंड्स, यानी कि अगर आपने अपने पैसों का अनुमान नहीं लगाया, आपने बोला भाई बहुत पैसा है मेरे पास, मैं तो जहाँ मर्जी
जितना ज़रूरत पड़ेगी मैं लगा दूंगा। बट ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, यानी कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जहाँ पर 2 लाख रुपए लगने थे वहाँ पर आपके 5 लाख रुपए लग जाएंगे, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि मैं कितना पैसा कहाँ पर खर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले से परफॉर्म कर लेते हैं तो हम ये जानते हैं कि कितना पैसा कहाँ पर कितना यूज़ होना है, कोई भी एक वेस्टेज नहीं हो सकती हमारे फंड की और ना ही हमारे समय की। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं। फिर हेल्प्स टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, यानी कि हम आने वाले समय को एस्टिमेट करके, आने वाले शॉक्स, सरप्राइज को, लॉसों को एस्टिमेट करके अभी को, वर्तमान को अच्छा करते हैं। तो इसके जरिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जरिए हम फ्यूचर को प्रेजेंट से लिंक करने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा रास्ता है जो कि आपको सीधी राह बताता है कि आपको कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना करना है, और साथ ही साथ कब फाइनेंसिंग, यानी कितने तरीके से आपको अपने बिजनेस के अंदर पैसा लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर खर्च भी और पैसे का आना भी, सब कुछ आपको डिस्कस कर लिया जाता है पहले ही। हेल्प्स इन मेकिंग एवल्यूटिंग ऑफ परफॉर्मेंस ईजियर। सो बेसिकली फाइनली हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमें ये बताया गया है कि ये आपकी परफॉर्मेंस को ईजी बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अच्छा, ये जो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसके कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होंगे ना, ऑब्जेक्टिव्स तो होंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास 2 आते हैं, कौन कौन से हैं पढ़ लेते हैं। टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड, यानी कि सबसे पहले तो हमारा ये उद्देश्य होता है कि जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़े तब मुझे पैसा मिल जाए। ये हमारा पहला उद्देश्य है, यानी कि जब मेरे बिजनेस को किसी पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, फिक्स एसेट परचेज करने की ज़रूरत पड़ रही है, या मेरे जो डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने मेरे साथ कोई फ्लक्चुएशन करी है, मेरे डेटर्स मेरे पैसा लेकर भाग गए, तो उन सब चीज़ों की एवोल्यूशन को हम पहले से ही हैंडल करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव भी ये होता है कि इन सारी फ्लक्चुएशन से, एडजस्टमेंट से बचा जाए। तो हम प्रोविजंस बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड देन मेनी मोर टाइप्स ऑफ एक्टिविटी वी आर परफॉर्म। सो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी फंड्स व्हेन एवर वी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है टू सी दैट द फर्म डज नॉट राइज रिसोर्स अननेसेसरी, यानी कि हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारी फर्म इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, यानी कि हमें कितने पैसे की ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अननेसेसरी एक्टिविटी ना करे, यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी ना करे जो हमें आगे चलकर भारी पड़े। यानी कि अगर हमारा रेवेन्यू जितना आ रहा है और उससे ज़्यादा इंटरेस्ट का हमने लोन ले लिया तो वो हमारे बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, या फिर हमने कोई इस तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया जो कि हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को जो फ्लक्चुएट करता है। तो ये खास ध्यान रखा जाता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, यूटिलाइजेशंस हो रही हैं उनकी, जितनी रिक्वायरमेंट है, और पूरे बिजनेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर को मिला जुला कर ही हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी जेब में 2 लाख रुपए हैं और आप 10 लाख रुपए का सामान खरीदने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो यहीं पर बताया गया है कि टू सी दैट द फर्म डज नॉट राइज रिसोर्स अननेसेसरी। तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव थे, इंपॉर्टेंस थे। अब हम बात करते हैं कुछ और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कि इस चैप्टर के अंदर लाई करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और हम समझते हैं कि आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल रहने वाला है। तो अभी हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझा और मैं आपको समझाऊं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इफेक्टिव यूज ऑफ मनी, और फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है, उस पैसे को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ से फंड लेना है, कितनी ज़रूरत है। तो इन दोनों टॉपिक्स को मैंने मर्ज करके बता दिया है आपको, तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि सर ने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं पढ़ाया। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कंपोनेंट्स को मैंने मिक्स कर एक टॉपिक बना दिया था। जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे कि अभी आपने पढ़ा लास्ट क्लिप के अंदर, उसमें आपने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, उसमें कौन से 3 फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। हमने इंपॉर्टेंस देखी और ऑब्जेक्टिव्स देखे। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या रहता है। तो रोल हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि एक्विजिशन ऑफ फंड, यानी कि अपने पैसों को अच्छे से अच्छी जगह पर लगाया जाए और अच्छे से अच्छी जगह पर लगाने के बाद उसका बेटर यूटिलाइजेशन किया जाए। तो पहला पॉइंट तो ये निकल गया रोल हमारा। दूसरा होता है एलोकेशन ऑफ फंड्स, यानी कि हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा रोल ये होता है कि अपने फंड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करने की प्लानिंग पहले से ही कर लेते हैं कि हम अपने पैसे को कहाँ कहाँ पर खर्च करने वाले हैं। रिस्क मैनेजमेंट की जहाँ से आपको रिस्क भी होने वाला है तो आप उसके लिए पहले से प्रोविजन बनाते हुए चल रहे हो, उसके बारे में नोट्स टू अकाउंट में मेंशन कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप
परफॉर्म कर रहे हो। फिर डिटरमाइनिंग ऑफ साइज एंड फिक्स कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी कि अपने फिक्स एसेट्स को डेवलप करना, उनकी साइज को देखना और साथ ही साथ उस हिसाब से अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को परफॉर्म करना, यानी कि जितने बड़ी चीज़ें होती हैं फिक्स एसेट्स के अंदर। और दूसरी चीज़ हमारे करंट एसेट्स हैं, यानी कि जो कि डे टू डे लाइफ के खर्चे वगैरह होते हैं। तो डिटरमाइनिंग ऑफ साइज एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स, तो हर एक तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जाती है एज अ लॉन्ग टर्म एंड एज अ शॉर्ट टर्म, लाइक अ फिक्स एसेट्स एंड द करंट एसेट्स। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के माध्यम से अपने वेरियस आइटम्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में मेजरेबल कर पाते हैं और अलग अलग तरीकों से एडजस्टमेंट परफॉर्म करते हैं। तो ये तो हमारा रहा रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो होपफुली समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट ईजी बनाते हुए हम चलते हुए आ रहे हैं ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चैप्टर टफ ना लगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये बिजनेस स्टडी का जो पार्ट बी है ये थोड़ा टफ लगता है, तो उसको टफ नहीं बनाना, हमें ईजी करते हुए चलना ताकि हर टॉपिक को हम समझते हुए याद रखें, रट्टा नहीं मारे, समझते हुए याद रखें। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स फाइनेंशियल डिसीजन की। तो अब हम ये तो पढ़ते हुए आए हैं कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, कौन से ऐसे 3 फैक्टर हैं, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, रोल, सब पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि जब हम अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो 3 सबसे बड़े निर्णय लेते हैं, हम 3 सबसे बड़े डिसीजन लेते हैं। वो कौन से डिसीजन है? पहला डिसीजन पे बात करते हैं। पहला डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ये है कि मैं अपने पैसे को ऐसी कौन सी जगह पर खर्च करूं जिससे वो मुझे रेट ऑफ रिटर्न अच्छा दें, यानी कि मेरी कमाई अच्छी हो। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा डिसीजन होता है। हम सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। आपको खुद नहीं पता, आप तो एस्टिमेशन वैल्यू निकालते हो कि भाई अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा तो आने वाले समय मुझे इतना फ़ायदा मिल सकता है, बट इसका उल्टा भी हो सकता है। तो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड, यानी कि हम यहाँ पे ये अंदाज़ा और ये अपना प्लान बनाते हैं कि कहाँ पर हमें अपनी चीज़ों को इन्वेस्ट करना है। तो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं। पहला आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और दूसरा आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन द सेंस, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ये होता है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट खरीदना, फिक्स एसेट्स को परचेज करना एंड देन मैनी मोर टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। ये तो बात रही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। और इसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होता है? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट पे आप पैसा लगा रहे हो एज अ लॉन्ग टर्म, उसका कैश फ्लो देखना, कितना पैसों का आना है, जाना है, एक्रूअल बेसिस पर, कैश बेसिस पर और मॉडिफाई कैश बेसिस पर। द रेट ऑफ रिटर्न देखना, भाई कितना पैसा हमें मिल जाएगा जनरेट होकर एज अ लॉन्ग टर्म। एंड देन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, दैट ओवरऑल अपने इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देखना है कि वो चीज़ लीगल है या नहीं, वैलिडेशन उसकी है या नहीं, कागज पत्र सब कुछ सही है। इस तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो कि थोड़े समय के लिए किया जाता है, जैसे कि लाइक एफडी कर दी हमने, है ना, आरडी कैलकुलेटर होता है, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट हो गया, या फिर किसी छोटे एसेट्स के अंदर हमने अपने पैसों को लगा दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इतने सारे फैक्टर अफेक्टिंग पॉइंट्स हमारे पास नहीं आते, बट अगर हम चाहें तो हम बना सकते हैं, इनको ही लिख सकते हैं। यानी कि लोग कैसे लिखेंगे कि माइनर वे पे इन सब चीज़ों को भी ऑब्जर्व किया जाता है। सो ठीक, तो यहाँ पर हमने समझ लिया भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेते हैं पहले लॉन्ग टर्म के बेसिस पर और शॉर्ट टर्म के बेसिस पर। लॉन्ग टर्म के बेसिस पर हम बड़ी चीज़ों में अपना पैसा खर्च करते हैं और खर्च करने के लिए हम 3-4 चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, लाइक कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न एंड देन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इतना खास नहीं ध्यान देता, अपने पैसों को लगा दिया था ताकि अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न आता रहे। फिर हमारी नेक्स्ट डिसीजन जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब ये होता है कि अपने पैसे को कहाँ से लाना है। यानी कि पहले तो हमने खर्चा देख लिया, खर्चा क्या देखा? खर्चा देखा कि अपने पैसे को खर्च करना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, उससे पैसा आएगा। मान लीजिए कंपनी ने 2 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीद ली, अब उस ज़मीन पर खेती होगी या फैक्ट्री लगेगी या कोई और प्लांट खुलेगा, उससे रेंट इनकर्ड होगा। आपने एक फिक्स एसेट परचेज कर लिया, वो आपको कमा कर देगा। तो ये सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, इसको डेप्रिसिएशन अफेक्ट करता है, ये खास ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने देखा खर्चा, है ना। अब हम देखेंगे कि हमारे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो कहाँ से आएगा, यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजन हमें देखनी है। तो हाउ टू ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से अपने फंड्स को निकालें बहुत सारी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से। यानी कि पूरे विश्व में अगर मैं देखूँ तो बहुत सारी सोर्सेज हैं पैसा कमाने की, बहुत सारी सोर्स हैं, बट उनमें से वन ऑफ द बेस्ट वे कौन सा है पैसे को ऑब्टेन करने का इन द बिजनेस। तो पहली बात, हमारी ये सब चीज़ें जो है इसको इफेक्ट कौन सा करते हैं पॉइंट,
पहला आता है कॉस्ट, यानी कि जो आप पैसा ले रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है, उसमें रिस्क कितना है, उसके अंदर क्राइटेरिया कैसे हैं, उसमें अंदर फ्लोटेशन कॉस्ट कैसी है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंट्रोल कंसिडरेशन, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैश फ्लो पोजीशन। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो हम लोन ले रहे हैं, जो हम पैसा ले रहे हैं, उसके कंसिडरेशन में, कंट्रोल कंसिडरेशन, उसके कंसिडरेशन में आप क्या पे करोगे, समझ रहे हो, आपके जो लोन आपने जो भी ऑब्टेन फंड किए हैं उसकी क्या कॉस्ट है, उसका क्या रिस्क है, उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि फाइनेंसिंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं बहुत मेजर लेवल पर। सो होपफुली समझ में आया होगा आपको और बहुत इजीली समझ में भी आ गया होगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हाईलाइट कर दिए हैं, क्योंकि हमें एग्जाम के अंदर पॉइंट्सों को ही समझ कर लिखना है। अगर हमें सारे पॉइंट्सों का मतलब समझ में आ गया कि सर ने बताया था इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर देखा सिलेक्शन टू ऑफ एसेट्स एंड इन विच द फंड्स विल बी इन्वेस्टेड, इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म को तीन चीजें इफेक्ट करती हैं, रेट ऑफ रिटर्न, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट एंड देन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब हम देखते हैं कि पैसे को कहाँ से लेना है, पहला खर्चा हो गया। अब फाइनेंसिंग डिसीजन में हम देख रहे हैं कि जो हम पैसा ले रहे हैं जिस भी जगह से, उसको मेजर वे में जो इफेक्ट करता है वो कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, कंट्रोल कंसिडरेशन एंड मेनी मोर टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। तो कम से कम 5-6 तो याद करके जाना, ठीक है। तो हमने फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में भी अच्छे से जान लिया। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, मतलब इस क्लिप का, इस पार्ट का, डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन का मतलब ये होता है कि जो आपने पैसा लगाया और उससे जो कमाया, प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं, तो उस प्रॉफिट में हमारा ही हक नहीं है, उस प्रॉफिट में डिविडेंड, यानी कि जिन लोगों ने हमारी कंपनी में पैसा लगा रखा है उनका भी हक है। तो यहाँ पर हम डिविडेंड डिसीजन करते हैं कि आखिर किस तरीके से अपने लोगों को, अपने शेयर होल्डर्स को पैसा देना है। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर्स आते हैं, अमाउंट ऑफ अर्निंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। यानी कि जितना पैसा आपने कमाया तो आपकी कंपनी का क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 10% ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारे लोग रिटेन्ड अर्निंग पर करते हैं, तो बहुत सारे लोग कई सारी चीज़ों पे मतलब फ्लक्चुएशन करते रहते हैं। कंपनी क्राइटेरिया होता है अपना अपना। ऐसा होता है कि डिविडेंड जो होता है एज अ मतलब शेयर होल्डर जो है वो रियल ओनर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं, तो इनको पैसा जो मिलता है ना वो सारे काम खत्म करने के बाद मिलता है। हम पे कर्ज है, इंटरेस्ट दे दिया, हमारे घर, हमारे ऑफिस में या फिर हमारी कंपनी में कुछ खराब है वो ठीक करवा लिया, उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसमें डिविडेंड बांटा जाता है। तो डिविडेंड को व्हाट पोर्शन ऑफ द अर्निंग विल बी डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड। तो यहाँ पर हम कुछ पैसा रोक भी लेते हैं ताकि आने वाली फ्लक्चुएशन को हम मैनेज कर सकें, दैट आर आल्सो नोन एज रिटेन्ड अर्निंग। तो डिविडेंड हम दे देते हैं, बट ये खास ध्यान रखिएगा कि डिविडेंड ऐसा भी नहीं कि कम देंगे तब भी बढ़िया चलेगी कंपनी, नहीं, कम देंगे तो बेसिकली हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं ऑपरेटिंग लेवल पे उसमें फ्लक्चुएशन आ सकती है, और यदि उनको एक मात्रा से अधिक दे दिया तब भी हमारे पास पैसों की कमी पड़ सकती है। तो हमने यहाँ तक समझ लिया कि 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन क्या होते हैं। सो होपफुली समझ में आया होगा। तो इस क्लिप के अंदर हमने ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर फिनिश कर दिया। हाफ चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर अप करेंगे, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे मैं ये मानता हूँ। बट फिर भी कहीं किसी टॉपिक पॉइंट कहीं भी कोई डाउट रह गया हो छोटा सा भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अदरवाइज प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इससे पहले की जो पार्ट्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो वो एंड स्क्रीन में लगे हुए हैं, अदरवाइज प्लेलिस्ट तो है ही, तो वहाँ पर आप जाके सभी वीडियोज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सीक्वेंस के लिए सारी चीज़ों को अपलोड किया गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट पॉइंट के साथ, एक नेक्स्ट पार्ट के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।